बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहसान टेक्स्ट चैनल के आज के लेक्चर में हम हाज़िर खिदमत है। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। एडिशन बड़ाई एडवोकेट में गुजारिश करते हैं और तिलावत कुरान पाक से लेक्चर को बाकायदा शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट 2 लेक्चर से हमने सिलसिला शुरू किया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ने का, क्योंकि पहले हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इसके तमाम सेक्शंस को इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स एक्ट को भी इस तरह ही सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ेंगे। तो आज सेक्शन 1 जो है उसके ऊपर 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसकी जो कमेंसमेंट थी, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सारा बैकग्राउंड है उसको हम देख चुके हैं। डिटेल उसके ऊपर 2 लेक्चर में मौजूद है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इनकम टैक्स पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जितने लेक्चर्स हैं ये इनकम टैक्स के लेबल के साथ पाकिस्तान टैक्स चैनल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का इंशाल्लाह पार्ट 3 होगा, ताकि बात की कंटिन्यूटी आगे चलती रहे। तो आज का जो हमारा है कि हम सेक्शन 2 को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 जो सबसे मेन डेफिनेशंस, किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में नॉर्मली डेफिनेशंस होती हैं जो पूरे एक्ट के ऊपर अनलेस अनटिल किसी सेक्शन के अंदर को डेफिनेशन ना दी हो, तो वो जो डेफिनेशन है वो सारे एक्ट के ऊपर वो है अप्लाई होती है। उनको समझना वो इंतहाई ज़रूरी है कि ये वो वर्ड्स हैं जो इनकम टैक्स एक्ट ऑर्डिनेंस के अंदर बारहा यूज़ हुए हैं। जब हमें उनकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो हमें सेक्शन के अंदर उसकी जो इम्प्लीकेशन है उसके मुताबिक ज़्यादा बेहतर आगाही हो सकेगी। तो मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस पर रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेशन क्लॉज है, जिसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं। तो यूजुअली जितने भी हमारे फेडरल या प्रोविंशियल स्टैट्यूट होते हैं उसमें लेजिस्लेटर जो है वो एक डेफिनेशन जो वर्ड रिपीटेडली यूज होते हैं या जिनकी इम्पोर्टेंस होती है, या इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग के बार बार वो वर्ड को रिपीट करें और डिफाइन करें सेक्शन में, तो उसके लिए एक ये क्लास होती है, इसको मिनी डिक्शनरी ऑफ लेजिस्लेटर कहते हैं। कि लेजिस्लेटर अपनी एक मिनी डिक्शनरी दे देता है कि ये जैसे किताब हो तो किताब से पहले सारी डेफिनेशन दी हो, तो किताब में जहाँ कहीं भी वर्ड यूज होगा तो वो जो वहाँ मीनिंग दिए होंगे वो सारे स्टैट्यू में सेम मीनिंग अस्क्राइब किए जाएंगे। जो एक दफा डिफाइन कर दिए होल ऑफ द स्टैट्यू, जहां भी वो वर्ड यूज होगा तो वही उसके मीनिंग दिए जाएंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं कि मिनी डिक्शनरी ऑफ द लेजिस्लेटर। यूजुअली जितने भी हमारे फेडरल लेजिस्लेशन है या दूसरे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है या और कोई एक्ट है, तो एक तो यहाँ डेफिनेशन दी होती है। इसके अलावा यूजुअली जो लेजिस्लेटर है एक जनरल डेफिनेशन का भी दे देते हैं, जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट है, तो यहाँ कोई चीजें ना हो इधर उधर से तो फिर वहां भी डेफिनेशन दी जा सकती हैं, तो वहां से फिर देखा जाता है। तो यहाँ हमारे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसमें भी इसी तरह ही डेफिनेशन दी गई है। तो वो डेफिनेशन जहाँ कहीं वो वर्ड यूज होगा तो वो हम उस वही मीनिंग जो है वो लेंगे। उससे पहले ये डेफिनेशन जो होती है हम इसके रूल देखेंगे, इंटरप्रिटेशन के रूल्स, कि जहाँ डेफिनेशन गिवन है तो वहाँ क्या करना है, जहाँ नहीं गिवन तो उसको क्या करना है, और फिर या कहीं सेक्शन में गिवन है तो वहाँ क्या करना है, वहाँ और चीज डिफाइंड है, वहाँ मीनिंग कुछ और है, ये फिटेड नहीं होते तो फिर हमें क्या करना है, या बारोड डेफिनेशन है तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है। तो यहाँ ये मिनी इसको हम अगर क्लासीफाई करें तो सबसे पहले तो इनका पर्पज है
पर्पज ये होता है कि कोई एम्बिगुइटी डिफाइन कर दिया जाए वर्ड, तो उसकी जो एम्बिगुइटी है या मल्टी इंटरप्रिटेशन है, या कोई बंदा कोई मीनिंग लेता है, कोई समझता है, तो उस मीनिंग को लिमिटाइज किया जाए और एम्बिगुइटी जो है या कोई अब्सर्डिटी है उस मीनिंग से वो रिमूव कर दी जाए। ये बेसिक। और रेपिटेशन, बार बार एक वर्ड होगा तो उसको एक जगह ही कंबाइन कर दिया जाए कि इसके ये मीनिंग लिए जाएंगे। अब इस एक तो पर्पज है, दूसरा ये इसकी क्लासेस ऑफ डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन को हम देखेंगे तो कुछ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होगी। एक्सक्लूसिव से मुराद वहां मीन्स होगा कि ये वर्ड है, आगे लिखा होगा मीन्स, मीन्स से मुराद इसके यही मीनिंग है, इसके अलावा नहीं है। इस तरह कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी, उसमें बार दफा कुछ डिफाइन करके उसके बाद इंक्लूड लिया जाएगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन में यूजुअली ये होगा कि इसके ये मीनिंग है या ये मीनिंग है ही नहीं, बात शुरू में कह देते हैं, जैसे इनकम इंक्लूड। अब इनकम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो दी नहीं, लेकिन उन्होंने जो चीज नहीं भी इनकम में शामिल वो इंक्लूड से उन्होंने शामिल कर लिए, तो इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं। पहली को हम एक्सक्लूसिव को एग्जॉस्टिव भी कहते हैं, इसको नॉन एग्जॉस्टिव कहते हैं, उसको रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। तो इन लॉजिक है। ये तीसरा जो कैटेगरी है वो बारोड डेफिनेशन है। बारोड डेफिनेशन जो है वो बार दफा किसी और स्टैचू से बारोड है, बार दफा इसी स्टैचू से बारोड है। जैसे इसमें कई डेफिनेशन होगी कि टैक्स इनकम ईयर मीन वही जो रिपील ऑर्डिनेंस में था, तो उसमें जो था वो वही मीनिंग इधर है। इस तरह कुछ सेक्शन में वर्ड जो डिफाइन है उसको कहा है कि वही मीनिंग है जो उस सेक्शन में। इस तरह कुछ रूल में चीजें डिफाइन है, कह दिया गया कि वो रूल में जो है डेफिनेशन वही इधर दे दी गई, या इसी तरह शेड्यूल में कोई डेफिनेशन किसी चीज की देगी तो वो इधर कह दिया। इस तरह आउटसाइड द ये इंटरनल बारोइंग है, एक एक्सटर्नल बारोइंग। एक्सटर्नल बारोइंग से बोला जैसे कंपनी है, कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, उनका वही मीनिंग है जो कंपनी में। बैंकिंग कंपनी है, ट्रस्ट है, तो वो वहां से बारो की गई। तो ये तो इनका स्ट्रक्चर, क्लासेस और ये चीजें। अब हमने इंटरप्रिटेशन में ये देखना है कि कब हमने इन डेफिनेशन से डिपार्चर करना है और कब हम नहीं कर सकते। और फिर हमने देखना है कोई वर्ड डिफाइंड ही नहीं है इधर, तो उसको हम बाहर से बारो कर सकते हैं, किसी और स्टैच्यू में है, इधर नहीं है, तो क्या ला सकते हैं या नहीं ला सकते, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, तो फिर किस तरह हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। तो सबसे पहले तो ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर इसी के जो होते हैं डेफिनेशन है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की, और एक तीसरी कंपोजिट है। कंपोजिट वो मैंने बताया कि पहले ऐड करके आगे इंक्लूड कर ली या मींस करके फिर इंक्लूसिव कर ली। एट द सेम टाइम ये दोनों सेम टाइम कह रहा हूं मैं, पहले मींस से कर ली आगे इंक्लूड कर ली, कंबाइन होगी ना। कंपोजिट कर रहा। हां जी ये बेटा पहले लाइन डेफिनेशन का स्टार्ट। तो जहां से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, ये सारी डेफिनेशन जो होती हैं ये क्वालिफाइड होती हैं। ऐसे समझ लीजिए ये डायरेक्टरी नेचर है, क्वालिफाइड है, कंडीशनल है। तो सबसे पहले क्लॉज लिखी होगी ये डेफिनेशन में, अगर देखें तो इसमें इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेस्ट, तो यही क्वालिफिकेशन होगी या कंडीशन होगी या सबसर्विएंट होगी। ये डिक्लेरेटरी डेफिनेशन है। अगर कंटेस्ट जहां है या सब्जेक्ट है या सेक्शन है उसमें कोई और मीनिंग है उसके, ये फिट इन नहीं होती उस कंटेस्ट में, सब्जेक्ट में, जहां अब वो वर्ड यूज हो रहा है तो ये वाले मीनिंग फिट नहीं होते, तो फिर इससे डेविएट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो जहां डिफाइंड है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंडीशनल है। ये कंडीशनल या सबसर्विएंट या इसको कह रहे हैं क्वालिफाइड डेफिनेशंस हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है कि यही फाइनल नहीं है, बल्कि वहां जो डिफाइन होगा या वहां जो फिट इन होगा वो फिर डेफिनेशन दी जाएगी। इससे फिर हम डिफाइन करेंगे। पहला रूल तो ये है, यहीं से निकलता है कि अनलेस कंट्री टू द सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट है तो इसको हम भूल जाएंगे, फिर वहां जो फिट इन होगा उसको लेंगे। दूसरा ये रूल ये है कि ये डेफिनेशन जो है अगर वो कंट्री टू द कंटेक्स्ट या सब्जेक्ट नहीं है तो फिर थ्रू आउट द लेजिस्लेशन जहां कहीं भी वो वर्ड यूज होगा उसके वही मीनिंग लिए जाएंगे और कोर्ट पे और सब पे बाइंडिंग होंगे कि वही मीनिंग जो है वो अडॉप्ट किए जाए। तीसरा रूल ये है कि इसमें अब जुडिशियल डेफिनेशन है, अगर इसमें नहीं डिफाइंड वो वर्ड तो फिर उसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है
वो लिए जाएंगे। डिक्शनरी मीनिंग में फिर आगे एम्बिगुइटी आती है कि डिक्शनरी मीनिंग में एक ही वर्ड के हजारों मीनिंग हो सकते हैं, तो फिर पहले तो उसके देखे जाएंगे, वो वापस आएंगे। वो बाद में हम उनके केस वाला देखेंगे, और मैं समरी दे दूं, फिर हम एक एक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप यहाँ कंटेस्ट में भी इधर नहीं है, या वर्ड फिट इन नहीं होता, या यहाँ वर्ड डिफाइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर डिक्शनरी मीनिंग लेंगे। डिक्शनरी में फिर आगे हजारों वर्ड हो सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके ऑर्डनरी या नेचुरल मीनिंग क्या है। फिर नेचुरल मीनिंग देखते हुए मल्टी मीनिंग है, तो फिर हम देखेंगे उसके पॉपुलर मीनिंग क्या है। फिर हम देखेंगे टेक्निकल मीनिंग क्या है। फिर हम देखेंगे उस सब्जेक्ट में, सपोज वो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, या मेडिकल का सब्जेक्ट है, या कोई केमिकल का सब्जेक्ट है, तो उसमें जो उसके मीनिंग लिए जाएंगे। जैसे हम बिजनेस में कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं, तो कैपिटल के यहाँ मीनिंग क्या है, हम कहेंगे पार्टनरशिप में कैपिटल। लेकिन अगर किसी और फील्ड में देखें तो आप कहेंगे इस्लामाबाद कैपिटल है। तो जिस फील्ड से रिलेटेड वर्ड यूज हो रहा है जिस सब्जेक्ट में, तो वहां के जो मीनिंग उसके एस्क्राइब करते हैं, वहां के जो फिट इन है, कैपिटल से मुराद वैसे बड़ा होता है, बड़े की लॉन्ग टर्म या बड़े की बात है। तो इसी तरह किसी कंट्री का भी कैपिटल होता है, तो वहाँ मेन उसकी होती है। इसी तरह कंपनी में भी वो कैपिटल नेचर का होता है कि उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस तरह एक ही वर्ड के डिफरेंट शेड, डिफरेंट कलर और डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और मल्टीपल मीनिंग भी होते हैं। तो उन मीनिंग में से जो आपकी सब्जेक्ट को या कंटेस्ट में फिट इन होता हो, उस फील्ड से उस पॉपुलर मीनिंग वहां जो लिए जाते हों, या टेक्निकल मीनिंग लिए जा हो, या ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग हो, वो निकाल के वो फिट इन कर रहे हैं, तो वो वाले उसमें होंगे नेचुरल ऑर्डर। इसके हम आगे केस ला देखेंगे। इस तरह बाद हुआ कुछ पहले ये देखेंगे कि डिक्शनरी मीनिंग कौन से हैं, कौन से फिट इन है। इस तरह इस रूल को सामने रखते हुए उसको हम अप्लाई कर लेंगे। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वो वर्ड ऑलरेडी तो नहीं जुडिशियली डिफाइंड, जुडिशियली अगर वो डिफाइंड है, जैसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, तो ऑलरेडी पिछले रिपील ऑर्डिनेंस में ही हजारों दफा वो डिफाइन हो चुका है। तो अगर जुडिशियल डेफिनेशन है, कोई कोर्ट ने उसको डिफाइन किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में वही मीनिंग जो ऑलरेडी जुडिशरी ने डिफाइन किया हुआ है, और लेजिस्लेटर ने भी बाद में नए एक्ट में या ऑर्डिनेंस में वो लफ्ज डाल दिया है और डिफाइन नहीं किया, तो इट मीन वही डेफिनेशन है जो लेजिस्लेटर को पता था कि ये जुडिशियल डिफाइन है, तो उसी सेंस में वही मीनिंग उसके लिए जाएंगे। तो जुडिशियल डेफिनेशन फिर अकॉर्डिंगली अडॉप्ट की जाएगी। इस तरह फिर 12वीं जो है यूजुअली दूसरे स्टैट्यू से अब जो बाई इसको कहते हैं लेजिस्लेशन बाई रेफरेंस, कि कोई किसी और स्टैट्यू में डिफाइन है, तो यहाँ लिख दिया गया वही मीनिंग है, तो वो यहाँ डिफाइन कर देंगे, तो फिर हम उसी तक लिमिटेड रहेंगे जो उसका रेलेवेंट है। इस तरह कुछ पैरामीट्रिया होते हैं, जैसे ये ऑर्डिनेंस है और पिछला ऑर्डिनेंस था, तो उसमें देर वेर हो, तो उसको यूजुअली दूसरे स्टैट्यू से अगर यहाँ डिफाइन नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, तो दूसरे किसी स्टैट्यू से हम डेफिनेशन बारो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव ऑलटुगेदर डिफरेंट है, बेसिस डिफरेंट है, तो किसी और स्टैट्यू में उस पर्पस के लिए। इसी तरह किसी सेक्शन में अगर कोई वर्ड डिफाइन है, तो उसको भी हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेक्शन में जो वर्ड डिफाइंड है उस सेक्शन के लिए, उस पर्पस के लिए डिफाइंड है। तो इस तरह आप ये बेसिक रूल जो है वो अडॉप्ट करते हुए, पहला रूल के थ्रू आउट द लॉ एक ही वो मीनिंग अगर डिफाइंड है, अगर या सब्जेक्ट अदरवाइज है तो डेविएशन कर लेंगे। फिर ऑर्डनरी और नेचुरल डिक्शनरी मीनिंग है, पॉपुलर वो वाले मीनिंग है, जुडिशियल मीनिंग है, ये वाले सामने रखते हुए ये बेसिक चीजें, डिपार्चर हम कर सकते हैं अगर कोई और चीज हो। बेसिक फंडामेंटल यही इसके रूल्स हैं। उसके अलावा बाकी फिर हम आगे देखते हैं इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में केस लॉ क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज है, मैंने रूल दिए हैं ये वाले। उसके बाद डेफिनेशन स्टैट्यू कंट्रोल, ये वही बात है कि जब डेफिनेशन दे दी गई है तो सारे स्टैट्यू में वही अप्लाई होगी। तो ये पहले वाला है ऑर्डिनरी नेचुरल प्लेन मीनिंग, जहाँ कहीं डेफिनेशन में नहीं दिया गया तो फिर डिक्शनरी में जो ऑर्डिनरी मीनिंग है उससे या नेचुरल है या प्लेन रीडिंग
जो है वो रूल अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट टू करता है, सभी हमने पढ़ लिया कि अगर उसके वेरी करता है तो फिर अडॉप्ट करेंगे। उसका जुडिशियल डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है, ये बेसिकली डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव का नेचर जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं होती, इंक्लूसिव ये नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। ये इंक्लूसिव का वर्ड जो है वर्ड ऑफ एनलार्जमेंट है, ये एक्सटेंशन है। जहाँ किसी डेफिनेशन में और चीजें भी शामिल करनी हो तो वो इसको डिवाइस ऑफ डीमिंग डिवाइस भी कहते हैं। डीमिंग डिवाइस में राज्य के लेजिस्लेटर के पास पावर है कि वो एक लीगल फिक्शन या डीमिंग डिवाइस इस्तेमाल कर सकता है। उसके तहत जो चीज वो समझे कि ये फैक्ट नॉन एग्जिस्ट फैक्ट भी हो तो उसको कह सकता है कि एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह कोई वर्ड जो उसके मीनिंग नहीं भी है तो उसको भी कह सकता है कि ये इसके मीनिंग है, अकॉर्डिंगली उसको इंक्लूड कर सकता है। इस तरह हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को अदरवाइज वो अज्यूम कर सकता है, अकॉर्डिंगली डीमिंग डिवाइस से यूज कर सकता है। तो ये इंक्लूसिव है। उसके बाद आप मैंडेटरी कैरेक्टर से मुराद यही है कि जो डेफिनेट डिफाइन कर दिया गया थ्रू आउट वही अप्लाई होगा। तो डिक्लेरेटरी मैटर जो है कि जो अदरवाइज है कंटेस्ट में वेरी करता है या सब्जेक्ट में वेरी करता है तो फिर डेविएशन है। उसके बाद एम्बिगुअस डेफिनेशन के लिए प्लेन रीडिंग करेंगे, प्लेन रीडिंग का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसमें कोई जो लैंग्वेज कह रही है लिटिल इंटरप्रिटेशन होगी तो उसके मुताबिक उसको होगी। अगर कोई एम्बिगुइटी होगी तो फिर नेचुरल और प्लेन रीडिंग वाले जो वो रूल अप्लाई होंगे। उसके बाद के बारोइंग मैंने डिस्कस कर दिया कि इंटरनल बारोइंग भी है, एक्सटर्नल बारोइंग भी है। यूजुअली एक्सटर्नल बारोइंग जो है प्रोहिबिटेड है अनलेस लेजिस्लेटर ने खुद ना की हो। लेजिस्लेटर ने जैसे कंपनी की डेफिनेशन बारो की हुई है या दूसरी आपकी बैंकिंग कंपनी या ट्रस्ट की या काफी सारी की हुई है तो उसको हम देख सकते हैं। तो वो तो वही मीनिंग होंगे। उसके अलावा अगर कोई किसी और स्टैच्यू में रूल में डिफाइंड है तो उस सिचुएशन में उसको हम बारो नहीं कर सकते। या जो डिफाइन है वो या फिर नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर और टेक्निकल मीनिंग जो फिट इन करते हैं टू द सब्जेक्ट वो होंगे, या जुडिशियल डिफाइंड है तो वो होंगे। तो अभी ये डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव है, ये रिट्रोस्पेक्टिव है। तो डेफिनेशनों में वो भी फिर मैंने पहले प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव का जनरल रूल बताए थे कि जहां सब्सटेंटिव नेचर हो, राइट लायबिलिटी को अफेक्ट करती हो तो वो ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव है अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट उसका लेजिस्लेटर ने खुद ना दिया हो। प्रोसीजर हो, एक्सप्लेनेटरी हो या क्लैरिफिकेटरी हो तो वो रिट्रोस्पेक्टिव है अनलेस प्रोस्पेक्टिव उसको अफेक्ट किया हो। बेनिफिशियल, रेमेडियल, क्यूरेटिव हो तो वो रिट्रांसफर है टू द एक्सटेंट ऑफ पेंडिंग केसेस, अदरवाइज वो फिर प्रोस्पेक्टिव है। इस तरह जहां बोथ राइट एंड प्रोसीजर डेड टुगेदर हो तो वो फिर ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोसीजर, नए के मुताबिक। ये 2009 पीटीजी 799 में डेफिनेशन ऑफ कंपनी चेंज की गई थी। कंपनी में सोसाइटी को ऐड किया गया था तो इसमें फिर लेजिस्लेटर ने लॉ एंड कोऑपरेटिव हाई सोसाइटी लेजिस्लेटर ने कहा कि ये स्टैच्यूटरी एविडेंस है कि ये जो अमेंडमेंट है ये स्टैच्यूटरी एविडेंस है कि सोसाइटी पहले शामिल नहीं थी। तो इसलिए पहले नहीं शामिल थी, आज से शामिल की है तो आज के बाद ये कंपनी का पार्ट है, तो इससे पहले नहीं थी। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डेफिनेशन क्या है, क्या उसमें एडिशन या डिलीशन की है या सब्स्टिट्यूशन की है या अमेंडमेंट की है तो उसके मुताबिक होगा। तो उसके मुताबिक या उसकी नेचर क्या है उसके मुताबिक फिर उसको कंसीडर किया जाएगा। एक्सप्रेस है ना या एक्सप्रेसिव है या प्रोस्पेक्टिव है या क्या चीज है। तो जनरली उसकी नेचर देख के फिर डिटर्मिनेशन होगी, या जो मैंने प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव के सूत्र बताए हैं उसके मुताबिक उसको किया जाएगा। अगर कोई एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन डेफिनेशन है, नीचे एक्सप्लेन कोई कहीं केस आया है उसमें कोई इनक्विटी आ गई है तो लेजिस्लेटर ने उसमें एक्सप्लेनेशन दे दी तो एक्सप्लेनेटरी जो है वो फिर रिट्रोस्पेक्टिव होगी। फिर उसको भी देखा जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन जब इंसर्ट की है कोई राइट और लायबिलिटी को अफेक्ट तो नहीं करती, सब्सटेंटिव नेचर की नहीं है तो फिर, और इस तरह तो नहीं जैसा ऑलवेज डीम टू बी इंसर्टेड है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव उसकी वर्डिंग, लैंग्वेज और उसका ऑब्जेक्ट, इंटेंशन बहुत सी चीजें देख के फिर डिटर्मिनेशन होगी क्या होगा। ये ड्यूटी ऑफ द कोड ये वही वाली है, ये ओमिशन द डेफिनेशन टू बी यूज्ड टू रिमूव इनग्विटी मीनिंग का इंक्लूड एंड एक्ट। आगे केस ला बेटे खोले हां ये डेफिनेशन डेफिनेशन क्लॉज ला ऊपर है।
नीचे जिस्ट जो है वो खोलें। ये डेफिनेशन के रिलेशन से हम कुछ केस ला इन्हीं चीजों को जो मैंने डिस्कस किया है उसको पढ़ लेते हैं। इट इज वेल सेटल्ड दैट इफ टू रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एग्जम्पशन ऑफ ये कौन सा ये तो कोई एग्जम्पशन क्या आपको जो लेटेस्ट मैंने दिए हैं वो अभी प्लेन रीडिंग वाले किधर है? ये कौन सा? The definition clause is generally meant to declare it in nature for the purpose of assigning some meaning to a particular word or phrase that appear in the operative provision of the system. However, a definition must not be inflected unnecessarily where it does not fit with the context of subject. इसमें सारा ही को बजा देकर पूरे में दयावाद किया है। तो जो डेफिनेशन है सारे स्टैच्यू में उसी तरह चलेगी, लेकिन अननेसेसरी आपने फिट नहीं करना जहाँ कंटेक्स्ट जो है या सब्जेक्ट अदरवाइज उसको रिक्वायर कर रहा है। आगे तो a perusal of the aforesaid reveal that word and expression used in a statute are ordinarily to be interpreted in accordance with normal dictionary meaning, and same word used in different sections of the same statute usually carry the same meaning. Word and expression may be defined in the interpretation clause of the statute. Such definitions are declaratory in nature or incorporated to word repetitiveness. Normally, such word and expression occurs in the main provision of the statute, carry the same meaning as are available in the definition. Or both of the aforesaid legal principles are subject to overriding condition that said word and expression must always be construed with reference to the context that are used in the statute and the subject of provision within they are used, and examined with reference to the scheme of the statute and the intent and purpose to be achieved thereof. Great. As per settled principle, and when word has not been defined in the statute, ये वो है, वो था दोनों जो defined थे, अब defined नहीं है तो उसके मुतल्लिक है। When word has not been defined in the statute, the ordinary dictionary meaning is to be looked at. Oxford was dictionary blah 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 defined count ये आगे उन्होंने दिया हुआ है, फिर वो उनका dictionary से meaning. It may be pertinent to mention here that word expression has not been defined. It is settled law and that word has to be given the same meaning until the assignment of such would be patently in conflict with the express context of the said provision of the word, destroy the spirit and object of the provision of law in which expression word appears or shall lead to an absolute absurdity. But जो मैंने plain meaning वाले और वो है वो किधर है? वो हाँ किधर है? वो हेडिंग दिए हुए मैंने, हेडिंग के नीचे केस ला और केस ला आ गया। पहले ये 2022 SCMR 25 है, ये आपने रीडिंग कैसे करनी है, प्लेन मीनिंग ये रूल है प्लेन मीनिंग रूल्स, तो इसको उन्होंने इसमें किया। When the word are clear, nothing remain to be seen, and if the word are ambiguous or uncertain, then other add move in. कि अगर आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है हर चीज़ है तो फिर आप उसमें एड शैड या डिक्शनरी या इधर उधर से आपने बिल्कुल नहीं देखना। While applying the rule of plain meaning, the hardship or inconvenience, if any, cannot become the foundation to modify or alter the meaning. The plain meaning rule visualize the interpretation using the ordinary meaning of the language, and starting line is the language itself, and if the word not statutorily defined, the ordinary meaning may be derived from the dictionary. The learned counsel for the appellate that has much emphasized on the class of बाकी आगे दूसरी चीज नीचे आगे अगला केस plain word must be expounded in their natural ordinary sense. Intention of the legislator is primarily to gather from the language used and
attention has to be paid to what has been said and not to what has not been said. The court in case of government of KP Fulan has held that when intent of legislature is manifestly clear from the wording of the statute, rule of interpretation there that such law should be interpreted as it assigns the ordinary English language and use it to the word used unless it causes grave injustice, which may be irremediable or lead to absurd decision which could not have been intended by the legislature. बाकी और भी केस है आगे ये काजी ईसा का इसमें भी उन्होंने it is the basic rule of interpretation that words are generally to be given their ordinary and natural meaning except when the such construction give rise to absurdity or render certain words meaningless. आगे दिया हुआ है unless aforesaid exceptional consequence follow, the basic rule must be adhered to. The term any divine word which exclude limitation etc. It may be noticed from the above stated meaning that any is comprehensive term since the legislature itself consciously choose to keep the source of information the article so open-ended, it will be contrary to the. चलो आगे. Natural and ordinary meaning of a word should not be departed from unless it can be shown that legal contexts in which words are used require a different meaning. The words of a statute are first understood in their natural, ordinary, popular sense, and phrase and sentence are construed according to their grammatical meaning, unless lead to some absurdity or unless there is something in the context or in the object of the statute. The legislature is deemed not to waste its word or to say anything in vain. The legislator enact a particular phrase in a statute. The presumption is that it is saying something which has not been said immediately before. आगे. Definition given in the novel to be taken to apply whenever the word occurs in the statute, but the definition will not apply if the word appears in the subject and which makes the application of the definition possible and pertinent to meaning with reference to the context in which the word is found. आगे. Judicial definition. अब वो नहीं है तो फिर judicial definition. Judicial definition are not statutory definition. They are mere explained, every word of which is not to be weighed in golden scale. Law has a tendency to harden with the passage of time, and judicial pronouncements are made to assume the form of statutory pronouncement. So soon as word or expression occur in the statute is judicially defined, the tendency is to try to interpret the language applied by the judges in the judicial definition as if it has been transformed into the statutory definition. That is wrong. Always word and expression be interpreted are those applied in the statute and not those used by judges for fallacious explanation. Judicial definition, we repeat explanation and not definiteness. ये पाकिस्तान में केस है. When legislator uses in the statute a legal term which has received a judicial interpretation, it is to be presumed that the term has been used in the sense in which it has been judicially interpreted, unless contrary intention appear from the statute. अगर कोई जुडिशियल है उसी तरह यूज हुआ आगे तो वही डेफिनेशन ली जाएगी, unless अंदर लेजिस्लेटर की इंटेंशन कोई और है तो उसके मुताबिक अदरवाइज उसी तरह. अगेन inclusive definition. Definition may enactment make use of expression includes by adopting the grammatical form A include. It obvious that when this particular grammatical form is used, then hardly any doubt word arise as to the statute of ABB. Word definitely fall within the scope of A, but a number of connected or subordinate questions can arise, some of which are discussed below. Position as whether definition exhaustive. Prima facie the use of word include in the definition does not necessarily mean that things not mentioned specially in the definition are excluded. Word used in an inclusive definition denote an extension and not a restriction. Okay, जब include का word use होता है तो ये this word itself enlargement है, ये extend करता है किसी चीज जो उसके एक्चुअल आर्मी मीनिंग है वो वही है, ये उसने फर्दर उसमें ऐड किया. जब भी कोई इंक्लूड का वर्ड आता है
इंक्लूड सिंपली इंक्लूड है कि जैसे इनकम इंक्लूड, तो इनकम की एक्चुअल मीनिंग ऑर्डिनरी, नेचुरल, पॉपुलर, वो जो टेक्निकल मीनिंग है वो उसी तरह ही रहेंगे। इन एडिशन टू दैट जो इंक्लूड करके शामिल किए हैं, जो अदरवाइज नहीं भी इंक्लूड, वो उसमें इंक्लूड समझे। बाद डेफिनेशन पहला पार्ट भी दे दिया जाता है, इनकम मीन्स, और मीन्स करके आगे कुछ लिख दिया, फिर आगे लिखा इंक्लूड, तो फिर मीन को लिमिटाइज कर दिया गया कि मीन में आप फिर बार वाली चीजें शामिल नहीं हो सकती। कंटेस्ट या सब्जेक्ट डिफरेंट तो और हो सकता है, लेकिन वो उसकी मीनिंग वाली डेफिनेशन वो आपकी एग्जॉस्टेड है, और जो इंक्लूसिव वाली है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, वो चीजें फर्दर उसमें ऐड होती हैं। But at the time when word include may where the context so demand be equivalent to mean and include, in which case definition through the apparently inclusive is to be taken as exhaustive. तो उसके बाद इसमें mean include दोनों आ जाए। Definition that X means and include that does not exclude Y itself. The proposition is obvious that it is something that it becomes necessary for the highest court to point that out. It is well worth quoting what Lord ये डिफरेंट लॉर्ड जो है उन्होंने डेफिनेशन दी। एक्सप्रेशन मीन्स एंड आगे एक्सक्लूडिंग वर्ड, ये वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट जो है, the word include and include is used in definition intended to enlarge the ordinary meaning of the term defined. The word include is generally used in interpretation clause in order to enlarge the meaning of the word to phrase occurring in the body of the statute, and when it is also used through word or phrase must be construed as a comprehending not only such things as they signify according to their natural import, but also those things which the interpretation clause declares that they shall include. It is phrase of extension, not a restriction definition, and it is not equivalent to mean. So again, include case law. When in the definition defining anything, the legislator uses the word include or include, the rule of interpretation is that it is used as a word of enlargement, and it ordinarily implies that something else has been included which fall outside the general meaning of the word. It may also be used to give a comprehensive description that includes what is not obvious, what is uncertain, and what in the ordinary sense is not impossible. When the legislature says that rule, regulation, and bylaw which has been framed under the statutory power conferred by the Act shall have the effect as if enacted in the Act, it is adopting the well-known device of legal fiction, whereby are the forbidden that rules not framed under the Act as when such usually applicable for the interpreting legal fiction will have to resort to. तो इंक्लूड जो है ये लीगल डिवाइस जो है या लीगल फिक्शन की, या मैं पहले कहा कि जो आपकी जो डीमिंग डिवाइस है उसको यूज किया जाता है कि जो अदरवाइज नहीं भी शामिल, तो लेजिस्लेटर के पास पावर है कि थ्रू द लीगल या फिक्शन या डीमिंग डिवाइस किसी वर्ड के जो नहीं मीनिंग वो भी शामिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके नेक्सस उसका साथ हो, और दूसरा वो किसी जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते उसको भी यूज कर सकता है कि एग्जिस्ट करते हैं, या कोई इवेंट हैपन नहीं हुआ तो उसको भी कह सकता है ये हैपन हुआ है, या अदरवाइज वाइज वर्सा कर सकता है। तो इसके लिए कुछ दो चार इसकी कंडीशंस हैं, वो लिमिटेशंस हैं, वो ये है कि उसका नेक्सस हो, दूसरा वो उसके कोई डिसग्रेसफुल रिजल्ट ना हो, इम्पैक्ट नेगेटिव ना हो, लीगल कॉन्सिक्वेंस जो है उसको अज्यूम नहीं किया जा सकता। जैसे कि है कि किसी लेजिस्लेटर के पास 7E का मसला चल रहा है, तो लेजिस्लेटर के पास पावर है तो एक फील्ड की लेजिस्लेशन बना सकता है, अब दूसरे की वो लेजिस्लेशन या वो फॉरबिडन फील्ड है उसकी बना नहीं सकता। अब वो लेजिस्लेशन जिसकी फील्ड में बना सकता है उसमें अज्यूम कर ले, डीम कर ले कि वो वाला भी मेरे पास पावर है, जब दूसरे वाला वाइस वर्सा कर ले। तो ऐसी डीमिंग प्रोविजन जो है जहां नेक्सस ना हो उस चीज के साथ, जिस ट्रांजैक्शन को या जिस इवेंट को या जिस चीज को सब्जेक्ट मैटर को थिंग्स को आप कर रहे हैं एज ए डीम, उसका उससे नेशनल जो नेशनल कनेक्शन ही ना हो, रेलेवेंट ही ना हो, तो उसको आप नहीं कर सकते। और फॉरबिडन भी ना हो, जो चीज आपके लिए फॉरबिडन है उसको आप थ्रू, इसको कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, कि किसी और की कॉम्पिटेंसी को आप अपने में ले थ्रू द लीगल फिक्शन, तो वहां फिर फॉरबिडन है, वहां पे लीगल फिक्शन जो है वो अडॉप्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ वर्ड को लेजिस्लेचर जब डिफाइन करता है तो उसको लीगल फिक्शन की इजाजत है
जो वर्ड के नहीं भी मीनिंग फॉर द पर्पज, और फिर जब ऐसी कोई लीगल फिक्शन अडॉप्ट की जाए तो कोर्ट की ड्यूटी 3 ड्यूटीज बनती है। एक पहली कि वो असर्टेन करे कि किन लोगों के दरमियान ये लीगल फिक्शन फिक्स की गई है, दूसरा इसका क्या इससे पर्पज अचीव करेंगे किए जाएंगे, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या है, तो तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट है, और डेंजरस इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, या किसी और की कॉम्पिटेंसी पे इंक्रोच कर रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये ठीक है। Seven best example is key. Seven best. The word include very generally used in interpretation clause in order to enlarge the meaning of the word or phrase occurring in the body of the sentence when it is used. So the word or phrase must be construed as a comprehending, not only such thing as they signify according to the natural port. पहले भी हमने पढ़ लिया, इसी के अलावा भी वही वाला आपने ये इंक्लूसिव ले जाए से खत्म कर अभी ये आगे चलेंगे। अगला हेडिंग कौन सा? सारे हो गए। से डीएम पाकिस्तानी सारे केस उसी एक दूसरे डीमिंग पर इन केस ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया, इसमें डीमिंग के नाम वाला है और दूसरे इसके सारे जो मैंने डिस्कस किया है उसको आप देख सकते हैं, वही चीजें इसमें मैंने ये सर सम अप कर दिया। ये मैंडेटरी क्राइटेरिया एंड कंटेस्ट मैंडेटरी भी मैंने डिस्कस कर दिया कि जहाँ जो वर्ड डिफाइंड है थ्रू आउट द लेजिस्लेशन थ्रू आउट द एक्ट वही मीनिंग उसे दी जाएंगे, ये इसका मैंडेटरी करेक्टर है। और डिक्लेरेटरी ये जहाँ कंटेस्ट डिफरेंट हो जाए या सब्जेक्ट डिफर हो जाए फिर इसको डेविएट कर देंगे, फिर ये मैंडेटरी नहीं होगा, फिर डिक्लेरेटरी हो जाएगा। ठीक आगे डेफिनेशन वर्ड borrowed from other sources when safe or hazard, इसको देख लेते हैं। Definition in the statutory interpretation, when definition item is given statute, the court should apply the same and not to reference to any dictionary or certain meaning. It is not for the court to ignore the statute definition and proceed to try and elect to meaning of expression independently of it. जब डिफाइन किया फिर डिक्शनरी या ऑर्डिनरी या उधर नहीं जाना, जब डिफाइन है तो वो लेना है, अगर कंटेस्ट में या अदरवाइज है या एम्बिगुइटी है तो फिर दूसरी साइड पे जाना। Word phrase is defined in a popular meaning is enactment is a meaning which is given interpretation section of unless the anything repugnant to context, ये वही जो लॉ में भी लिखा हुआ है वही उसी को। This subject is clear intention कर आगे बेटा इसके केस वाले ये 2000 PLD 2011 SC 260 है, इसमें दूसरे स्टैच्यू से बारो करें तो उसको कहा है कि ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं कर सकते। It is settled law that definition clause or section in the statute is meant generally to declare what certain word or expression used in that statute shall mean. The obvious object of such clause is to avoid the necessity of frequent repetition in the describing all the subject matter to which word or expression so defined is intended to apply. It is rule of interpretation of law that when word or expression is given a definite meaning in one act of parliament statute, it does not mean that it shall ipso facto have the same meaning in another act of the parliament, except in the cases in which parliament has declared that two or more statutes be read together as a one act, or where one on the rule principle of legislation by reference. The definition of earlier law may be borrowed or adopted as the definition for constructing the operative provision of the later law. A definition thus appearing in the act cannot be used to interpret the same word appearing in another act unless it is specifically so referred and borrowed with clear command of law, because the context, the purpose, the object and requirement of every statute may vary from others. The definition of what that the definition of word from one statute cannot be safely imported to another, which if so resorted to without asserting the clear intention of the legislature by following the rule of interpretation just as a matter of routine,
or of course it shall not only be hazard, rather they may distort and frustrate the object of the law and violate the legislative intent, which is absolutely impermissible in the law. तो इसमें वो बारोइंग जो है दूसरा जो लॉ है, अनलेस एंटर लेजिस्लेटर ने खुद बारो ना किया हो, तो वो डेफिनेशन जो है किसी और स्टैट्यूट में उसके ऑब्जेक्टिव अपने, इंटेंशन अपने, स्कोप अपना है, तो उसको आप बारो करके इसको डिस्क्राइब नहीं सकते। इस रेगुलर डेफिनेशन सेक्शन रेगुलेमेंट ओनली टू तो ये हमने कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले में हम कंपैरेटिव हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डेफिनेशन में, अब ये जनरल प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए हैं, तो उनकी एप्लीकेशन फिर हम उनके लगाएंगे। तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे जो सेक्शंस हैं। सेक्शन में सबसे पहले इनकम टैक्स 1922, तो उसका कंपैरेटिव जो यहाँ डिफाइन होंगे इनकम टैक्स ऑर्डिन में, जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 होगा, जो इधर डेफिनेशन होगी, फिर एक्ट 1922 में क्या थी, और फिर 1961 में क्या थी, और 79 में क्या थी, क्या चेंजेस है, क्या इम्प्लीकेशन है, और फिर साथ ही इनके केस लॉ में उसको कैसे इंटरप्रेट किया हुआ है, और जो रूल हमने डिस्कस किए हैं उनकी फिर क्या है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके हवाले से कोई सवाल जी, इंटरप्रिटेशन रूल्स के हवाले से और डेफिनेशन इंशाल्लाह हम सेक्शन में शुरू करेंगे। कोई सवाल किसी दोस्त में? थैंक यू। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का, और आज हमने जो डेफिनेशंस की इंटरप्रिटेशन के हवाले से रूल्स हैं उनको हमने थारोली डिस्कस किया। सेक्शन 2 को बाकायदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी आगाज़, और इंशाल्लाह ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंगली कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।